So metals and alloys used for implants. Implants are the fixed bridges, or you can say the fixed bridge तो हम नहीं कह सकेंगे, bridge भी होते हैं, लेकिन implant is the fixed structure which replaces a single or many teeth. ठीक है जी. पहले हम क्या करते थे? पहले हम यूज करते होते थे partial dentures. Then we converted from partial dentures to fixed appliances like bridges. Now we are moving toward implants. Implants are the fixtures in the bone. Bridges are fixtures through existing teeth. ठीक है जी. Now क्या हो गया? सारे अभी आने जाने शुरू हो गए हैं. अच्छा जी. Implants are generally having a structure which enables one part of it to be located beneath the oral soft tissue, that is mucosa, and it binds up with the bone that it stabilized by resting on the bone or by being embedded in the bone. इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बोन के अंदर होगी. हमारा जितना इम्प्लांट होगा ये ऐसे ही है जैसे एक पेच हम मतलब उसको कहते हैं ना, टाइट कर देते हैं किसी की बोन के अंदर. जिस तरह से खुदा ना खास्ता किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हम उसको प्लेटिंग करते हैं. तो वो प्लेटिंग के लिए जो एक जो हम जिसको कहते हैं ना स्क्रू, जो हम उसमें टाइट करते हैं, तो ये इम्प्लांट सेम वो स्क्रू होता है. ठीक है जी. अच्छा जी. तो वो जो होगा वो एम्बेडेड इन द बोन होगा एक, और अदर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? वो म्यूकोजा से बाहर प्रोट्रूड आउट कर रहा होगा, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? डेंचर, क्राउन या ब्रिज को फिक्स करेंगे, और ये सपोर्ट देगा उसको, डेंचर को, क्राउन को या ब्रिज को. ठीक है जी. तो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा बायो कंपैटिबल मटेरियल चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी. ठीक है जी. तो बाकी ये सारी चीजें कि मीडियम लॉन्ग टर्म इसकी स्टेबिलिटी हमें चाहिए, एक्सेप्टेबल फंक्शन चाहिए, और ईज ऑफ मैन्युफैक्चर भी चाहिए. ये ना हो कि वो बनने में ही मतलब वो मसला करे. अच्छा जी. अब ऑसियो इंटेग्रेशन वर्ड आता है. ऑसियो मीन बोन, इंटेग्रेशन का मतलब, इंटेग्रेशन तो सेल्फ जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेनेटरी है. इंटेग्रेशन मीन टू इंटेग्रेट. तो ऑसियो इंटेग्रेशन का मतलब ये होता है सिंपल टर्म में कि आपकी बोन के साथ इसकी इंटेग्रेशन, इसकी बाइंडिंग हो जाए. बस इसकी डेफिनेशन आप थोड़ी सी देख लीजिएगा कि क्या है. आपको थोड़ी सी मैंने भी लिख के दी हुई हैं, और फिर वही बात कि जो डेफिनेशंस होती है वो यूनिवर्सल होती है. डेफिनेशन में हम अपने पास से कुछ नहीं लगा सकते, तो काइंडली डेफिनेशंस जो हैं वो आप जो स्टैंडर्ड हैं उन्हीं को लिखने की कोशिश करें. अच्छा. तो इंटीमेट्स इंटरफेस जो है ना इम्प्लांट और बोन जो है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑसियो इंटेग्रेशन कहेंगे. तो फंक्शन जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? रिजिडिटी ऑफ इम्प्लांट स्ट्रक्चर. इम्प्लांट स्ट्रक्चर हमारे पास रिजिड होना चाहिए. ये ना हो कि वो रेजिलिएंट हो, उसके ऊपर फोर्स आए तो वो क्या करे उसके साथ जी. अगर रिजिड होगा तो क्या करेगा? और सर अब हिलेगा नहीं सर हिलेगा नहीं. हाँ, हिल भी जाएगा. दूसरे नंबर पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना. जिस तरफ भी जाएगा वो दूसरी तरफ पे उसका फोर्स का जो एंगल है वो चेंज करता जाएगा. ये फैसल जमान साहब अभी सोए उठ के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा जी. तो इसके लिए फिर
होता क्या है, इम्प्लांट जिसको हम जब हम बनाते हैं तो हाई मॉडुलस मटेरियल के साथ होता है, ताकि स्मॉल क्रॉस सेक्शन जो है वो भी जो है उसको हम यूज कर सकें किसी ऐसी जगह पे कि छोटा स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें हाई मॉडुलस जो है ना ऑफ इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सके। तो हमारे पास वो जो मटेरियल जो हमारा सॉरी ये जो होगा इम्प्लांट जो होगा वो फिर क्या होगा, वो रिजिड एनफ होना चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लांट। नंबर 1 इज सब पेरियास्टियल, number 2 is blade vent type which is end osseous, and number 3 is osseo integrated। ठीक है जी। तो जिस तरीके से इनको स्टेबलाइज किया जाता है उस तरीके से ही इनके नाम हैं। सब पेरियास्टियल नाम से जाहिर है कि पेरियास्टियम के नीचे जो है इसको स्टेबलाइज किया जाता है, तो ये सब पेरियास्टियल हो जाएगा। ब्लेड वेंट ये भी पेरियास्टियल के नीचे ही है लेकिन एंड ऑसियस है। एंड ऑसियस से मुराद कि ये उसके अंदर है, बोन के अंदर है, और वहां पे उसने ब्लेड के थ्रू उसने उसको जो है ना उसकी स्टेबलाइजेशन हुई है। ठीक है, सब पेरियास्टियल हो सकता है। सॉरी जी, सब पेरियास्टियल हो सकता है हमारा वो वाला इम्प्लांट हो कि जो सिर्फ और सिर्फ बोन पे रेस्ट कर रहा है। एंडोसियस वो है जो बोन के अंदर इंटेग्रेट हुआ है, और ऑसियो इंटेग्रेटेड हमने पहले बात कर चुके हैं कि वो जिसने बोन के साथ बाकायदा एक इंटेग्रेशन कर लिया, एक बाइंडिंग कर लिया। ठीक है जी। सर ये जरा दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। रिपीट करे सर जी। बेटा स्टेबलाइजेशन जो है इम्प्लांट की जिस मीन के थ्रू होती है उसी मीन के थ्रू हम उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो वो 3 टाइप्स की होती है। एक है सब पेरियास्टियल, ये आपसे लीड हो चुकी है सब पेरियास्टियल। इसमें ये होता था कि हम पेरियास्टियम को खोल के मतलब थोड़ा सा वो करके ओपन करके, तो जिस तरह से डेंचर जो होता है हमारा ऊपर होता है तो ये अंदर स्ट्रक्चर अंदर चली जाती, बोन के ऊपर रख के ऊपर से हम पेरियास्टियम उसकी बंद कर देते थे, तो वो उसके ऊपर ये सब पेरियास्टियल हो जाता था। फिर उसके बाद ब्लेड वेंट आए, ये आगे हम आपको दिखाएंगे। तो वो ब्लेड वेंट क्या थे, उसमें ब्लेड्स बने होते थे। वो जो ब्लेड होते थे वो उसके थ्रू हम उसको जब करते थे तो वो बोन के अंदर वो ब्लेड्स के थ्रू फंस जाता था। जैसे फैन के ब्लेड्स होते हैं ना, इस तरह के ब्लेड्स होते थे ढेर सारे, तो ये उसके अंदर जाके घूमता था और वो उसको पकड़ लेता था। इसको हम एंडोसियस कहते थे। तीसरे नंबर पे जो आजकल यूज हो रहे हैं वो है ऑसियो इंटीग्रेटेड। ये जो है ये ऐसे इम्प्लांट्स हैं कि ये बोन के साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बोन के साथ डायरेक्ट इनका बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है जी, अब समझ आ गई सर, थैंक यू। मेहरबानी जनाब। सब पेरियास्टियल जो है उसके बारे में वो कहते हैं ओपन फ्रेमवर्क होता था कास्ट अलाइ का, टॉप ऑफ बोनी रिज बट बीनीथ द म्यूकोजा। सीधी सी बात, वही चीज जो हमने पहले बात की है। ठीक है, और इसकी जो बोन है चूंकि हमारी वेरिएबल होती थी तो उसके लिए हमें हर इम्प्लांट जो था वो अलग अलग डिजाइन में उसको बनाना पड़ता है। जिस तरह की बोन होती थी उस तरीके से हमें इम्प्लांट भी बनाना पड़ता था। फिर क्या हुआ जी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आई। इंप्रूवमेंट क्या आई, कास्ट कोबाल्ट क्रोमियम अलाइज जो थे ये हमारे जो थे ना, जो हमारे फर्स्ट टाइप थी जिसको हमने क्या कहा था सब पेरियास्टियल, उसके अंदर ये यूज होते थे। तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बहुत हाई था। ठीक है जी, कास्टेबिलिटी भी बड़ी एक्सीलेंट हो गई थी क्योंकि आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो लेकिन फिर भी बायोकम्पैटिबिलिटी का हमारा इशू था, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना शुरू किया कि इसके ऊपर हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग शुरू कर दी। ठीक है जी,
हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये भी एक केमिकल है। हमारे अपने दांतों में जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होती हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग कर दी गई, जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी शुरू हो गई हमारे पास। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि ये जो है ये सुपरसीड हो चुके हैं ऑसियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स के साथ, जो कि बोन के अंदर होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब ये फेलुअर क्या था? फेलुअर इसका किस वजह से था? फेलुअर ये था कि इसमें ओरल म्यूकोजा जो होता था ना, उसको उस इम्प्लांट के ऊपर आना होता था, तो उससे एक्सटर्नलाइजिंग हो जाती थी उसकी। वो एक्सटर्नलाइजिंग मतलब वो बाहर भी जरा सा ज्यादा हो जाता था। ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होता था, इन्फेक्शन जो होती थी हमारे पास, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते थे। तो वो प्रॉब्लम हमारे पास ज्यादा रहती थी। और वो किस में हो रहती थी? हमारे कौन से उसमें इम्प्लांट जी? अभी हमने कौन सा इम्प्लांट पढ़ा है? सब म्यूकोजल वो हाँ जी, सब पेरियोस्टियल, ये सब म्यूकोजल। अभी 1 मिनट से लेस बता रहा है जी कि आपका टाइम है। देखते हैं, ये 2-3 सेकंड है। अगर इसमें ये खत्म होता है तो फिर आपने नेक्स्ट उससे आना है, अब इस पे नहीं आना। ठीक है ना? है ब्रेक नहीं है आज ब्रेक कहाँ पे आई? 10 मिनट का ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं है आज वाली ब्रेक